Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss an action research project with proper format. ठीक है, you may call it an action research report as well. यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आपको दिखाया जा रहा है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, एकदम प्रॉपर है. बट फिर भी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की बीएड की कोई फाइल बनाते हैं तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से एक बार ज़रूर डिस्कशन करें फॉर्मेट के रिगार्डिंग. बिकॉज जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं फाइल्स में तो उसका जो फॉर्मेट होता है ना वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए. जो वहाँ पर चल रहा है जिस हिसाब से वहाँ पर जो वैलिड माना जा रहा है उसी के आधार पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. नाउ सबसे पहले आपको अपने एक्शन रिसर्च में अपना नेम मेंशन करना है. मींस अनुसंधानकर्ता का जो नाम होगा वो, देन स्कूल का नाम, उसके बाद में क्लास, देन नेम ऑफ द रिसर्च गाइड जो प्रोबेबली आपके टीचर्स होंगे, देन ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. ये जो ड्यूरेशन है ये आपकी हाइपोथेसिस में जो भी आप प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे तो उसमें जो जो आप हर एक काम के डेज असाइन करेंगे कि इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में वो काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी ड्यूरेशन है रिसर्च की वो यहाँ पर आप लिखेंगे. फिर आपका जो टाइटल होगा रिपोर्ट का तो आप टाइटल सिंपली भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं उल्टे प्राइमेट के शेप में, जो कि ज़्यादा बेहतर माना जाता है. आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है कॉपी नहीं करना है, आपको अपना खुद का बनाना है. ठीक है, आप फॉर्मेट यहाँ से देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आपको लिखना है बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम. आपको आपने जो एक्शन रिसर्च आपको करना है तो सबसे पहले हमें एक्शन रिसर्च जिस टॉपिक पे करना है आपको वो प्रॉब्लम तो डायग्नोज करनी पड़ेगी ना. विदाउट डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम, आप बिना प्रॉब्लम को डिटेक्ट किए आप कुछ भी जो है एक्शन रिसर्च नहीं कर सकते. तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको प्रॉब्लम जो है वो उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर लिखना है, फाइंड करना है. देन आपको अपने प्रोजेक्ट या अपने रिपोर्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो एक्शन रिसर्च है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. आफ्टर दैट क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की वो आपको लिखना है. फिर आपको स्टेटमेंट देना है कि ये जो आपने प्रॉब्लम आपने जो भी यहाँ पर थी, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बच्चे मेजरिंग यूनिट्स के जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और मेजरिंग यूनिट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने बैकग्राउंड वहाँ पर लिखा. उसके बाद में यहाँ पर आपने स्टेटमेंट दे दिया रिपोर्ट का. देन डिलिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, सॉरी यहाँ पर डिलिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट होगा. ठीक है, तो ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना तो ऐसा तो है नहीं ये आप प्रॉब्लम्स जो हैं आप कर देंगे, सही कर देंगे तो हर एक स्कूल में सही हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं. जो भी आपके अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिस पर्टिकुलर स्कूल के, जिस पर्टिकुलर क्लास के, उन्हीं के अंदर आपने ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करी और उन्हीं के अंदर आप ये एक्शन प्लान करके, एक्शन रिसर्च करके आप ये प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो ये जो आपकी डिलिमिटेशन है कुछ इस तरह से आपको लिखनी होंगी. ठीक है, आपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग. उसके बाद में हमें एनालिसिस करना है प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ का. ठीक है, एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम मिली लेकिन आपको कैसे कैसे मिली वो यहाँ पर आपको दिखाना है. जैसे कि एप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल वर्क वॉज नॉट डन इन द क्लास. ठीक है, तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है. आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे. ठीक है, तो आपका यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा, देन पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम और उसके एविडेंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और नहीं मिल रहे हैं मतलब कि अगर ये आपका एजम्पशन है तो फिर आप इस यहाँ पर डैश छोड़ देंगे और यहाँ पर जो कॉलम है ये एजम्पशन और फैक्ट का है. जिस चीज़ का एविडेंस आपको मिलेगा वो आप उसको फैक्ट मानेंगे और जिसको आप एज्यूम करेंगे, जहाँ पर एविडेंस नहीं मिलेगा तो उसको आप एजम्पशन में मानेंगे. फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो कॉजेज़ हैं वो आपके अंडर कंट्रोल हैं या नहीं है. ठीक है, तो हर एक कॉज आपके अंडर कंट्रोल नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे कॉज भी होंगे जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं होंगे. लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं आपको लिखना है कि जितने भी आपने कॉजेज़ निकाले वो कोई आपके कंट्रोल में है ही नहीं. तो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं सॉल्व, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में भी होनी चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स आपने डिटेक्ट करी हैं. ठीक है, अब उसके बाद में प्रायोरिटी ऑफ कॉजेज़. ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीरियल ऑर्डर से आपको प्रायोरिटाइज कर देना है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं.
तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे की हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कॉजेज़ थे आपके, और उसके प्रॉपर जो फैक्ट्स थे उनके प्रॉपर एविडेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कहाँ से आपको इस प्रॉब्लम का पता चला। देन उसको जो है उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटाइज कर दिया गया, नंबरिंग कर दी गई उसकी। नाउ नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, जो एक्शन हाइपोथेसिस आपकी बनेगी, परिकल्पना जिसे बोलते हैं हम, तो ये आपका काफ़ी क्रूशियल स्टेप हो जाता है एक्शन रिसर्च का, क्योंकि ये वो स्टेप है जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं, आप अपने माइंड मेकअप करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। तो अब आपने जैसे कि पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया है, पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो भी आपने डिटेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, आपने प्रायोरिटाइज भी कर लिया कि कौन सी प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको ख़त्म करना है, कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसको ख़त्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है। नाउ अब आपने परिकल्पनाएं बनाई, यानी कि अब आपने ये सोचा कि क्या क्या करना है, किस तरह से इस जो प्रॉब्लम को हमें जो है ख़त्म करना है। तो आप बनाएंगे फर्स्ट एक्शन हाइपोथेसिस, उसको कंडक्ट करके देखेंगे, उससे जो नतीजे निकलेंगे उनको हम वहाँ पर सब मेंशन करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल हाइपोथेसिस के थ्रू हम पूरी की पूरी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर हमें एक और एक्शन हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया गया है, फॉर्म किया गया है एक्शन हाइपोथेसिस को। इसके बाद में नंबर 8 पे सिलेक्शन ऑफ टूल्स। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जिस नंबरिंग में लगी हैं सारी चीज़ें, अब आपके कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि इनका जो नंबरिंग है वो थोड़ी आगे पीछे हो जाए, तो उतना आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ही करना बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो टूल्स हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सारे टूल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी टूल्स की ज़रूरत हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये वो सारे टूल्स हैं जो कि पूरी एक्शन रिसर्च के दौरान जिनकी जिनकी नीड हमें होगी। नाउ नेक्स्ट जो है वो एक क्लास टेस्ट है। नाउ अब यहाँ पर इस क्लास टेस्ट की क्या ज़रूरत है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 लेवल क्लास टेस्ट इसे आप बोल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से एक 0 लेवल का क्लास टेस्ट दें। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास टेस्ट को क्यों इंक्लूड किया है, उसकी रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट करनी थी तो उसको कैसे करते, तो उसके लिए क्या किया कि एक 0 लेवल का क्लास टेस्ट कराया, और उससे पता चला कि इतने % बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को कर पा रहे हैं और इतने % के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एक टेस्ट 0 लेवल का करा लिया, और इस टेस्ट को कराने के बाद में यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में फिर उस डेटा का एनालिसिस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने उसका एनालिसिस कर लिया, और उससे हमें ये पता चला कि इतने जो हैं वो बिलो एवरेज जा रहे हैं। जो ऑरेंज वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो इतने % बच्चे जो हैं बिलो एवरेज जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सारा जो % है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा इस ग्राफ में। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब आप एनालिसिस करेंगे डेटा का, तो आप यहाँ पर जो आपको सही लगता है वो सेंट्रल मेज़र ऑफ टेंडेंसी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करना चाह रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पाई ग्राफ यूज़ किया है, आप इसके अलावा जो भी ग्राफ आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू इजीली देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे बिलो एवरेज हैं। तो ये हो गया हमारा 0 लेवल टेस्ट। आप अगर 0 लेवल टेस्ट नहीं कराना चाह रहे हैं, आपके पास कोई अदर मेज़र है, कोई अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिव है इसका, बच्चों की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का, या उनका जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो अगर आप डिटेक्ट करने का आपके पास कोई और साधन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इतना होने के बाद में हमें अपनी पहली एक्शन हाइपोथेसिस लगानी है। ठीक है, तो आपको अपने पहले एक्शन हाइपोथेसिस में जो आप एक्शंस ले रहे हैं वो आप लिखेंगे, साथ में उसका क्या प्रोसीजर आपने किया वो लिखेंगे, उसमें क्या टूल्स यूज़ हुए और कितना ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम खर्च हुआ, कितना समय खर्च हुआ, वो आप यहाँ पर पूरी एक चार्ट के माध्यम से पूरा यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी जहाँ पर भी नीड हो आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिर एक टेस्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव यूज्ड दिस टेस्ट। आप जिस तरह का टेस्ट बनाना चाहें, ऑब्जेक्टिव चाहें ऑब्जेक्टिव बना लें, बट ऑब्जेक्टिव उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप इस तरह का टेस्ट ही बनाएं अगर आपको बनाना है। तो एक ये हो गया लेवल 1 का टेस्ट।
अब इस टेस्ट के बाद में मतलब पहले आपने अपनी एक्शन हाइपोथेसिस किया, एक्शन हाइपोथेसिस करने के बाद में अब आपको ये पता करना है कि उसका कितना इफेक्ट बच्चों पे हो रहा है, कितनी हद तक वो जो प्रॉब्लम थी हमारी कि बच्चे मेजरिंग यूनिट्स को सही से पहचान नहीं पा रहे थे, उनकी यूनिट्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे थे, तो अब किस हद तक की वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है उसको अब हम लोग मतलब अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये टेस्ट लेंगे। फिर इस टेस्ट के बाद में डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने बच्चों ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद में फिर हम एनालाइज करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे ज़ीरो लेवल का था, पहला वाला हमारा ज़ीरो लेवल का है ये वाला, और उसके बाद में ये हमारा जो है वो लेवल 1 का हो गया, मतलब कि जो उनकी प्रेजेंट स्टेट थी वो ऐसी थी, उसके बाद में जब हमने पहली हाइपोथेसिस लगाई तो इतना सुधार देखने को मिला। तो यहाँ पर जो अबव एवरेज वाले बच्चे थे उनका यहाँ पर डेटा बढ़ा है, और जो बिलो एवरेज वाले थे उनका कम हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट हाइपोथेसिस हमने यूज़ करी उससे रिजल्ट निकला, लेकिन उतनी ज़्यादा सुधार नहीं हुई जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो अब हमने क्या किया, सेकेंड हाइपोथेसिस लगाई, उसके भी स्टेप्स वैसे ही वैसे लिखे जैसे हमने फर्स्ट हाइपोथेसिस में लिखा था। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से एक टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि कितना सुधार आ रहा है बच्चों में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डेटा का कलेक्शन करेंगे वैसे ही, और उसके बाद में फिर हम ये जो है फाइनल एनालिसिस करेंगे डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल एनालिसिस में हमने देखा कि सबसे पहले कितने बच्चे बिलो एवरेज थे, जो ऑरेंज वाला पोर्शन है दैट इज शोइंग द डेटा ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। उसके बाद में फिर हमने देखा कि फर्स्ट लेवल के बाद में इस बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स में कमी आई है, और थर्ड लेवल वाले में एवरेज वाले बच्चे जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और बिलो एवरेज वाले कम हो गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला सेकेंड हाइपोथेसिस लगाने के बाद में। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट होगा स्टेप, अगर आपके दो हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक कम हो रही है तो ठीक है, अगर दो हाइपोथेसिस लगाने के बाद भी नहीं कम हो रही तो आप तीसरी हाइपोथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा जो है करने की हमें ज़रूरत नहीं, इतने में ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हो जाएगा। फिर हमें अपनी जो एक्शन रिसर्च है इसका पूरा रिज़ल्ट दिखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने रिसर्च की जो है इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा, साथ में फिर हम उसकी मेरिट्स लिखेंगे कि इस एक्शन रिसर्च को करने की क्या क्या मेरिट्स हैं, और साथ में कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। देखिए, हर एक चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, हर चीज़ पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम अपना कंक्लूज़न लिखेंगे, और कंक्लूज़न लिखने के बाद में कुछ एक सजेशंस देंगे फ्यूचर में अगर कोई इस तरह के हाइपोथेसिस मींस रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए ये जो सजेशंस होंगी वो महत्वपूर्ण होंगी। नाउ इसके बाद में हमें बजट लिखना है। ये सब बहुत छोटे छोटे स्टेप है, लेकिन ये आपके एक्शन रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। इन स्टेप्स के बिना आपकी जो एक्शन रिसर्च है वो पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो जो भी बजट आया है आपके रिसर्च का, आपके प्रोजेक्ट का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर लास्ट में रेफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, जिस जिस बुक से आपने रेफ़र किया एक्शन रिसर्च को समझने के लिए, जहाँ से आपने मीन्स कोई भी इंटरनेट सोर्स या कोई भी बुक्स जिसको भी रेफ़र किया है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च प्लान का फॉर्मेट। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर देख लें। इसके अलावा अगर पॉसिबल होगा तो आई विल प्रोवाइड द PDF इन द टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है जिस पे ऑलमोस्ट 100 लाइक्स हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। So that was all in this video. Thank you so much for watching.